नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और इसकी अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से अपने देश में भारतीयता के माहौल को लाने का जो ये प्रयास चल रहा है, जो एक अभियान चल रहा है और इसमें हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम भारत के कोने कोने से, हर कोने से, कोई कोना छूटा नहीं है, इसमें शरीक हो रही है और इसके महत्व को समझ रही है कि यदि राष्ट्र भारतवर्ष को कायम रहना है तो भारतीयता के माहौल को इस मुल्क में, इस राष्ट्र भारतवर्ष में लाना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि जो ये दौर चल रहा है विखंडन का, विखंडन करने वाली ताकतें जो है कितने खतरनाक हथियारों से हमारे इस भारतीयता के माहौल को, भारतीय एकता के माहौल को और भारतीय भाईचारा को बिल्कुल नष्ट करने पर तुली हुई है। कहने को तो हमारा देश जो है विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इन बातों को लेकर के जो अभी बताया गया है, कितना अंदर से ये कितनी बड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी के प्रति भारतीय अवाम ताकत दल बहुत चिंतित है। और प्रसन्नता की बात है कि हमारे भारतीय भाई बहन भी देश के कोने कोने से इस बात को लेकर बहुत वो चिंता, उस चिंता में भी वो शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इतना जरूर है कि अपने सभी भारतीय भाई बहनों से एक आग्रह है कि मैं तो इसको एक जो हमारे भारतवर्ष की जो सबसे सरलतम और सबसे ग्राह्य माध्यम जो हिंदी है, उसी का प्रयोग करते हुए ये कोशिश की जा रही है, ये प्रयास किया जा रहा है। अब हो सकता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में और वो राजनीति का शिकार होने के कारण जो है शायद हिंदी के माध्यम से व्यक्त किए गए इन विचारों को हमारी अवाम, हमारे भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि हिंदी को न समझ पाते हों तो वहाँ तक संदेश यानी पहुँच पाने में वो दिक्कत होती होगी, कठिनाई आती होगी। तो हमारे उन क्षेत्रों के भारतीय भाई बहनों से अनुरोध है, आग्रह है कि उनके इस संदेश को उसी भारतीय भाषा में, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में है
तो इसको तमिल में ही इसको 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 इसका अनुवाद करके इसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसे हमारा कोई ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ हमारे तेलुगु भाषी, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा और भी जो भाषाएं हमारे सम्माननीय एक भारतीय भाषा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इस भारत के संविधान ने भी यही सम्मान दिया हुआ है। इन्हीं सब बातों का आदर करना चाहिए कि हमारी ये भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषा नहीं है, हमारी अपनी भारतीय भाषा है। और भारतीय उपजाति दल बराबर इस चीज का हामी है कि हमारी ये सभी भाषाएं, चाहे बांग्ला भाषा हो, असमिया भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, मराठी भाषा हो, उड़िया भाषा हो और गुजराती भाषा हो और हमारी दक्षिण की अभी नाम गिनाया गया है कि मलयालम भाषा हो, तेलुगु भाषा हो, कन्नड़ भाषा हो, तेलुगु भाषा, हमारी अपनी भारतीय भाषा है। इनको वही सम्मान जो है वो दिया जाना चाहिए। साथ में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में ग्राह्य हो, इसका भी वातावरण जो है वो बनाने की आवश्यकता है। और उन लोगों को शिकस्त देने की आवश्यकता है जो लोग हिंदी को हमारे इन भारतीय भाषाओं का प्रतिस्पर्धी मानते हैं, उसका राइवल मानते हैं, अंग्रेजी में उसको राइवल कहते हैं। ये बहुत ही घिनौनी बात है। हिंदी पूरे देश के लिए ग्राह्य है। हमारे आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी की जंग में वो जो है वो इनकलाबी जुबान थी हमारी, और वैसे भी बहुत ग्राह्य है। और जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, खास करके तमिलनाडु में रहने वाले हमारे सुब्रमण्यम भारती, उनके विचारों को सुनिए। आचार्य विनोबा भावे, उनके विचारों को सुनिए। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य को पुष्ट किया, समृद्ध किया, डॉक्टर पूर्ण सिंह, डॉक्टर महिप सिंह, डॉक्टर सुदर्शन भट्ट, डॉक्टर कामिल बुल्के, इन महापुरुषों, इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं, लेकिन इन्होंने हिंदी को बहुत समृद्ध किया, बहुत सम्मान दिया। तो इस बात में भी बहुत, चूंकि भारतीय माहौल लाना है, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, मराठी हो, गुजराती हो, गुड़िया हो, इत्यादि हो, ये हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं। हिंदी का किसी भी भारतीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है और कोई राइवलरी नहीं है। हिंदी कोई इतना सक्षम बनाना है कि वह जो ये अंग्रेजी इस देश में रानी बन के बैठी है, उसको जो है रिप्लेस करेगी। उसकी प्रतिद्वंदिता, उसकी स्पर्धा जो है सिर्फ अंग्रेजी से है। और अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी के प्रति जो मानसिकता है उसको भी दूर करने की जरूरत है। जो लोग अंग्रेजी के प्रति अपना बहुत मोह दिखाते हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी मानसिकता इस देश के लिए घातक है। हमको पूरी उम्मीद है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, कभी भी देश मजबूत हो और उन बातों पर बल दिया जाए जिससे कि इस देश में भारतीयता आधारित एकता है, और उन तत्वों पर उन तत्वों को मजबूत किया जाए, जिससे कि इस माहौल को मजबूती मिले। कभी भी कोई बात नहीं करते। मंच वगैरह पे थोड़ा सा माने मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, भाषण की शोभा बढ़ाने के लिए भले वो जो है कहें, लेकिन वो चिंता जो है जारी नहीं होती, बल्कि सिर्फ पाखंड जारी होता है। पाखंड किसी भी प्रयास का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ये सब पाखंड ही कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रवाद का पाखंड करती है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का पाखंड करती है। वो एक सच्चे अर्थों में ये बीजेपी जो कि जो कि तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, वो सत्ता का सौदागर है। वो बहुत बड़ी वो जो है यानी सौदागर है। और इन जो मार्मिक जो अवधारणाएं हैं, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रवाद है, इनका स्टिकर लगा करके इन अवधारणाओं के प्रति जो है वो एक क्या करने की छल कपट करके सत्ता की सौदागरी कर रही है। तो और वो तो प्रभुराम को भी नहीं बख्शती है। तो खैर विषय थोड़ा सा ये भटक न जाए, हालांकि वो ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में भी पूरी चर्चा होनी चाहिए देश में। अभी भारतीय जनता दल को साधनों की वाली थोड़ी सी वो है, नहीं तो जो है पूरे पैमाने पर जो है इस तरह की राजनीति करने वालों को तो बहुत अच्छी तरह से बेनकाब भी करना चाहिए और इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि वो भारत की धरती पर रह करके इतना जहरीला जो है वो बातें और अपने कारनामे जो कर रहे हैं। तो बात चली थी कि भारतीय जनता दल अपने उन भारतीय भाई बहनों से आग्रह करता है और उन क्षेत्रों के जैसे खास करके तमिलनाडु है, केरल है और आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, या उसका एक हिस्सा जो तेलंगाना में है, जो भी है वो भी तेलुगु भाषी भारतीय भाई बहनों का है। तो दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों, ज्यादा कारण तो राजनीतिक ही है, खैर उस पर चर्चा अलग से की जा सकती है और की भी जाएगी। तो उनको हिंदी समझने में शायद दिक्कत हो, तो भारतीय जनता दल के विशेष वो एक अनुग्रह है, आग्रह है, अनुग्रह ने आग्रह है कि उसको उसी जो हमारी जो भारतीय भाषा है, चाहे वो मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, उसमें उसका अनुवाद करके वहाँ तक प्रसारित करें और वहाँ तक भी ये संदेश जाना बहुत जरूरी है। और आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर आने की आवश्यकता है। तो ये विशेष आग्रह है। और वैसे तो जो खबरें आ रही हैं, भारत का कोई कोना नहीं छूट रहा है, पश्चिम बंगाल से भी आ रही हैं। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और अब ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस्लाम आस्था, देखिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की दशा बड़ी विकट है। एक तो ये जो जीएनपीसी है और वाम दल और भी है, इनमें जो इनके द्वारा जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कुछ कट्टरवादी सोच के हैं, उनको ये पालते हैं। ये विषय बहुत बड़ा है। 60-70 सालों तक ये जो है जीएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भला नहीं किया। और ये बात सिर्फ मैं कहता तो ठीक है, हम पर आरोप लग सकता है, लेकिन इस जीएनपीसी के द्वारा गठित, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जीएनपीसी हरसेल्फ, वो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसको देखिए और उसी आईने में ये जीएनपीसी अपना चेहरा देखे कि जिस तबके से भारतीय समाज के जिस तबके से, मतलब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से थोक के भाव इन ब्लॉक या उडमाई के रूप में वोट लेकर के सत्ता नशीन रही, उनके प्रति इस जीएनपीसी ने क्या किया? वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, वो कहती है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, अपने भारतीय समाज का जो
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, सचर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वो सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार और कहीं कहीं तो हमारे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से भी बदतर स्थिति है। ये कहती है सचर कमेटी की रिपोर्ट। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के जो कट्टरवादी तत्व हैं, कहते हैं ना कि मुसलमानों का पक्ष लिया है, बिल्कुल नहीं, उनको छला है। और छला क्या है? सिर्फ कट्टरवादी तत्वों को जो है इसने बढ़ावा दिया है, और वही कट्टरवादी तत्वों का चेहरा दिखा करके मीडिया के द्वारा जो है बीजेपी एक अलग से जो है हिस्टीरिया क्रिएट करती है। लेकिन वो कट्टरवादी तत्व जो है संरक्षण पाते हैं जीएनपीसी, वामदलों और समाजवादी पार्टी आरजेडी और टीएमसी के लोगों के द्वारा। संरक्षण भी पाते हैं और वो इनका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है, थोड़ा सा दो ही कमी है इनकी। एक तो अभी इस पर पहले भी बोला गया है और अभी भी हम बोल देंगे, बताएंगे। तो हमारा जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, मैंने कट्टरवादी तत्वों को छोड़ करके, ये मोदी जी भी बोल चुके हैं, भले अब किस दबाव में बोले हैं वो बात दूसरी है, लेकिन बोल चुके हैं। और भारतीय ओम ताकत दल का तो पक्का विश्वास है कि हमारे ये जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, हमारे अन्य जो तबके हैं भारतीय समाज के जो अन्य तबके हैं, अन्य पंथ आधारित जो तबके हैं, अन्य पंथ आधारित, चाहे हिंदू सनातन आस्था के हों, चाहे ईसाई आस्था के आस्था के हों भारतीय भाई बहन हों, चाहे हमारे सिख पंथ आस्था के अनुयायी जो है वो भारतीय भाई बहन हों, उसी के बराबर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन की देशभक्ति पर पूरे मुल्क को नाज है। ये यथार्थ है। लेकिन दो ही कमी है उनकी, वो भी भारतीय ओम ताकत दल के अनुसार। पहली कमी ये है कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिसमें सबसे आगे है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, और वामदल, और उसके इर्द गिर्द जो है चिपकने वाले और भी जो स्थानीय छत्र टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी। इनके द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का हमारा ये जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का हमारा ये जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होता है इन देश विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे भारतीय समाज का, बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे इसी तबके का, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस कमी को तुरंत दूर करें, और दूर करने का बहुत आसान तरीका है कि ये जीएनपीसी वाले, वाम दल वाले, समाजवादी पार्टी वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी वाले जो भी हैं, ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं। इनके किसी भी बात का यकीन नहीं करना है। इनको इनकी बातों को यदि हो सके तो वो जो है यार कोड़ी हो सके तो जो है, क्योंकि सब झूठी बोलते हैं। इसके विषय में हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव है, बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव है। 5-6 साल पहले या और भी पहले, जब ये स्थानीय निकायों का चुनाव था, जिसमें कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था, तो
एक जिला पंचायत के सदस्य के प्रचार के लिए मैं वहाँ पर गया था। तो वो कैंडिडेट हमसे कह रहा था कि अच्छा, हमको सब अंकल जी बोला करते हैं क्योंकि उम्र भी ऐसी है और इस रूप में हमको आदर भी देते हैं, अंकल जी। तो वो कैंडिडेट ने कहा कि अंकल जी जो है आप उस गांव में, अच्छा, और मैं चूँकि मैंने इतना साधन तो नहीं था, तो मैं खुद ड्राइव भी करता हूँ गाड़ी। तो अंकल जी आप अपनी गाड़ी लेके जाइए और वहाँ वो सब तो मुसलमान ही कहेंगे ना, तो वो मुसलमानों का एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और यदि वहाँ से कुछ मेरे आदमी हैं और यदि वो इस प्रचार में लग जाएंगे तो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव जीतने में आसानी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप मैं उस गांव को तो मैं जानता नहीं हूँ, आप जो उस गांव को जानता है उसको मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए। वो ले गया और फिर इसके बाद वो उस गांव में चला गया। तो बारी बारी करके वो लोग वहाँ से आने लगे। एक सबसे पहले बुजुर्ग आए, दाढ़ी वाड़ी रखे थे, काफ़ी बुजुर्ग थे और स्वभाव से भी बहुत सज्जन, बहुत ही नेक इंसान। उनसे मैंने एक सवाल किया कि दादाजी ये बताइए कि जो गांव में मैं टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ, जातिवाद में लोग अपना पैर इतना धसाए हुए, इतना जातिवाद में डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं। तो जो इतने घिनौने जातिवाद के तहत जो है ये बीजेपी जीती कैसे, मोदी जी जीते कैसे? अब देखिए मैंने सवाल क्या किया था भाई कि मोदी जी इसी घोर जातिवाद के माहौल में वो कैसे जीते? और एक बहुत बड़ा स्वाभाविक प्रश्न भी था। इस प्रश्न के जवाब में वो क्या कह रहे हैं कि क्या उन्होंने कहा कि हाँ लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी जीत जाएंगे तो मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, ये तमाम मैंने कम से कम 5 मिनट तक ये बोलते रहे। हमारा सवाल क्या था उस पर नहीं बोले और ये बोलना चालू कर दिए। तो हमने उनकी इस बोलने पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया मैंने व्यक्त नहीं की। हमने पूछा कि बीजेपी तो जीत गई, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री भी बन गए, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि मुसलमानों को भगा देंगे, वहाँ पाकिस्तान भेज देंगे, कुछ ऐसा हुआ? तो बोले कि सर ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहा किसने? तो उन्होंने कहा एक समाजवादी पार्टी का नेता, ये उनका कहना था। सवाल इस बात का है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी के नेता हों, वामपंथी के नेता हों, टीएमसी के नेता हों, ये हमेशा समाज में विखंडन पैदा करने के लिए और सबसे अधिक शिकार बनाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष अनुरोध है कि इन ताकतों के अफवाहों और झूठ का शिकार मत बनिए। ये सब झूठ ही बोलते हैं, बस यही मान करके उनकी कोई भी बात को कूड़ेदान में आप डाल दीजिए, इन बातों पर यकीन मत करिए। और इसी प्रकार ये मत मानिए कि बीजेपी बहुत सच्चा बोलती है, बीजेपी भी झूठ ही बोलती है। बीजेपी का तो रोना जो है वो अलग से, वो जो दुख दे रही है इस मुल्क को, वो दुखड़ा अलग से है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये जो तकलीफ है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन है, जीएनपीसी, वाम दल, आरजेडी, समाजवादी और टीएमसी और मान एनसीपी भी उसमें शामिल हो सकती है, इनके झूठ और अफवाह का
हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन कतई शिकार न बने। यह राष्ट्र हित के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, यदि कोई इस तरह से के देश में आतंकवादी घटना होती है और देश विरोधी घटना होती है, जैसे पत्थरबाजी हुआ, पेट्रोल पंप का घटना हुआ, तो थोड़ा मुखर रूप में बोलिए ना, थोड़ा मुखर होकर के विरोध कर। आप में देशभक्ति तो है, उसी देशभक्ति का एक तकाजा है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलता है। ये कहिए कि इन ताकतों को सरकार का दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है कि इनको नष्ट में नाबूद किया जाए। इस तरह की मुखरता की आवश्यकता है। और इस तरह से देखिए इसके फायदे क्या होंगे। जब आप इस तरह से मुखर होंगे तो नकली राष्ट्रवादी बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग भाग खड़े होंगे। तो नकली राष्ट्रवादियों जो बीजेपी ने ओढ़ रखा है, मोदी जी ने ओढ़ रखा है, और नकली जो है वो जो देशभक्ति, ये जो है भाग खड़े होंगे जब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कोई भी इस तरह से देश विरोधी आतंकवादी घटना हो और इस किस्म की घटना हो, मुखर होकर के बोलिए कि ऐसी ताकतों को नष्ट में नाबूद किया जाए, जड़ से उखाड़ा जाए। और ये दायित्व समाज का भी है, ये दायित्व वो सरकार का भी है। बिल्कुल बोलिए मुखर होकर। जब इस तरह से आप जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी आवाज़ को मुखर करेंगे, नकली राष्ट्रवादी जो दूर भाग जाएंगे और बेनकाब भी हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। दो बातें, तो इन दो बातों का ये विशेष अनुरोध है भारतीय जनता के दल का अपने आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कि एक तो जो ये देश विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, टीएमसी, आरजेडी, सपा, समाजवादी और ये एनसीपी की झूठ और अफवाह का शिकार बिल्कुल मत होइए। तो दूसरा है कि यदि कोई इस तरह से देश विरोधी मतलब चाहे वो आतंकवादी घटना हो और इसके पत्थरबाजी, पेट्रोल बमबाजी जो भी है, इसमें सिर्फ मजम्मत से काम मत चलेगा। सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। एक भी इनको जड़ से उखाड़िए, इनको नष्ट में नाबूद करिए, इनकी गतिविधियों को कुचलिए, बिल्कुल पुरजोर से। बहुत लाभ होगा। तो ये कमी तो खैर दूर करना ही है, दूर कर भी लेंगे और हम भारतीय जनता दल को, और मुझे पूरा विश्वास है कि दूर कर भी लेंगे। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी बहुत बड़ा उत्साह आ रहा है। और उसका संकेत यह है कि जो इस तरह से जो संकुचित विचारों वाले जो है, उन्होंने संगठन बना रखा है पश्चिम बंगाल में, आसाम में, AIUDF करके है कुछ, पश्चिम बंगाल में भी है। वहाँ से भी आ रहा है कि हम लोग तो छोटे दल हैं और यूट्यूब वाले सर जो है क्यों हम हमारे पीछे पड़े हैं। AIMIM असदुद्दीन की पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अब हमारे ही समाज के लोग जो है हमसे बिखर रहे हैं। यही बात ऐसे लोगों को भारतीय ताकत दल समझा रहा है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी लोग हों, चाहे वो AIUDF करके है आसाम में, चाहे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से कोई संगठन है, कि हमारा समाज यहीं से जो है एक ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती पड़ी। अरे आपका समाज वही थोड़ी है, आपका पूरे भारतीय समाज है। AIMIM के लोग, असदुद्दीन ओवैसी, ये अपना समाज की अवधारणा त्यागिए। आपका पूरा समाज है, भारतीय समाज। और उसकी बात करिए, मुस्लिम की का शब्द का रट या शब्द का ये कहना छोड़ दीजिए, भारतीयता की बात करिए ना। जब आप करेंगे
तो राजभर ऐसे लोग भी जो है राजभर ऐसे लोग, संजय निषाद ऐसे लोग, और जो है वो अनुप्रिया पटेल जैसे लोग और भी जातिवादी लोग जो है मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, और उनको मैदान छोड़ करके भागना ही होगा। जब वो मैदान छोड़ेंगे तो डीएमके भी जो है मैदान छोड़ेगा, ये अकाली भी वो अकाली भी मैदान छोड़ेंगे, एनसीपी वाले भी छोड़ेंगे, जितने भी समाज में बिखरने करने वाली ताकतें हैं वो मैदान छोड़ के। लेकिन शुरुआत तो करिए कि कोई अलग अलग समाज नहीं है, हमारा समाज एक ही है, भारतीय समाज। इस अवधारणा की जो है सख्त आवश्यकता है। और उसी संदर्भ में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति में माने वो एक महिला चुनी गई हैं, और हमारे भारतीय समाज के जो उपेक्षित रहा, जो उपेक्षित तबका रहा है हमारे भारतीय समाज का, वहाँ से यह राष्ट्रपति बनती है, यह देश के लिए स्वागत योग्य है। यहाँ तक तो ठीक है। जो इसमें जातिवाद चलाया गया कि आदिवासी हैं तो सारे आदिवासी जो है उनको वोट करेंगे, जातिवाद इस देश के लिए बहुत जहर है। और यही चीज जो है, ये जो राष्ट्रवादी अपने को कहती है बीजेपी या मोदी महोदय, जातिवाद का सहारा लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव को आप जीत रहे हैं। और देखिए क्रॉस वोटिंग जो है जातिवाद का एक घिनौना रूप हुआ है। उसको घिनौना रूप मैंने क्रॉस वोटिंग जो है वो जातिवाद का एक घिनौना रूप है, ऐसा कहने वाला कोई दल और कोई नेता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता का दल स्पष्ट मान रहा है कि जातिवाद का एक घृणित रूप है क्रॉस वोटिंग, सिर्फ जाति के नाम पर। किसी जातिवाद किसी भी रूप में हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे कोई भी हो, इस देश के लिए जहर है। और देख लीजिए ये मानसिकता, इसको मानसिकता देश विरोधी ही कहा जाएगा कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कोई एक राष्ट्रपति बना दिया तो सारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट मिल जाएगा। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के तबके से राष्ट्रपति बना दिया तो सारे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनका वोट मिल जाएगा। उनके भावनात्मक यानी उनके भावना का शोषण करते हुए ये घिनौनी जो राजनीतिक सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के लिए बहुत ही घातक है। हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनमें से किसी को राष्ट्रपति बना दिया जैसे कि ये रामनाथ कोविंद जैसे लोगों को, तो सारे हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का वोट मिल जाएगा और वोट मिलता भी है। ये बहुत जो है घिनौनी किस्म की मोदी महोदय और ये जेएनपीसी वालों, यदि तुमको करना ही है तो हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो पिछड़े हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको ये योग्य बनाओ ना कि वो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बने, जिनको भी भारत का जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस जो है यानी संवैधानिक जो व्यवहार है, थोड़ा भी लोग परिचित होंगे तो सत्ता का केंद्र जो है वो जो है मतलब सत्ता का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति तो एक चेहरा है, कुछ लोग इसको यूं भी कहते हैं कि वो रबर स्टैंप है। तो भारतीय जनता दल इन बातों में विश्वास करता है कि हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जो भारतीय भाई बहन हैं,
वहां से किसी को राष्ट्रपति बना करके वोट ले करके फिर स्वयं को प्रधानमंत्री बने रहना, ये जो घिनौनी सोच है, इस सोच को खारिज करके भारतीय जनता दल इसमें विश्वास करता है कि हम उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को, पिछड़े भारतीय भाई बहनों को, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को इस कदर योग्य बनाए कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बने, वो सम्मान मिले उनको। लेकिन उसके लिए एक ईमानदार सोच की आवश्यकता है। इस तरह नहीं कि उनका एक राष्ट्रपति बना दिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं भाई, हम ऐसा कहें तो आरोप लगाइए। जी न्यूज वाला पूरा गणित बता रहा था कि रामनाथ कोविंद दलित को बना दिया तो इतना वोट मिलेगा, इनको हमने द्रौपदी मुर्मू को बना दिया तो आदिवासियों को इतना वोट मिलेगा। और 2024 का जो रण है, जो युद्ध है, उसको मोदी जी जो है वो बहुत बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। यही तो घिनौनी सोच है। यानी राष्ट्रपति बनाने के पीछे भी माने मोदी जी स्वयं को प्रधानमंत्री के रूप में जारी रहेंगे, यही तो उनकी घिनौनी सोच है। बताइए। तो और मैं कहता हूं कि मोदी जी अकेले नहीं है, यही काम जो है जेएनपीसी करती रही है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से राष्ट्रपति बना दिया। जाकिर हुसैन हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हैं और लोग हैं, तो वोट मिलेगा उससे। अरे भाई, तुम्हें ईमानदारी है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़े ना, द्रौपदी मुर्मू को जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। सत्ता अपने हाथ में और एक भावनात्मक यानी शोषण करके यानी वोट बटोरना, सत्ता हथियाना, और जो है जातिवाद का भी वो जातिवाद, ये यानी घोर राष्ट्र विरोधी एक जो है मानसिकता है, उसका इस्तेमाल करना। जेएनपीसी वालों ने कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को कभी इस काबिल नहीं बनाया कि उस तबके से इस देश का प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पर वो खुद काबिज रहे और इधर उधर की इस तरह से जो है यानी भावनात्मक शोषण करके जो है वो काबिज रहे और वो राष्ट्रपति बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। ये घिनौनी और भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी जो है हरकत ये करते रहे जेएनपीसी वाले। उसी के पद चिन्हों पर चल करके मोदी जी का वही है कि राष्ट्रपति यानी उस तबके से जो है राष्ट्रपति बना देना, भावनात्मक शोषण करना और स्वयं को जो है प्रधानमंत्री के रूप में वो जारी रखना, कब्जा करना प्रधानमंत्री कुर्सी पर। यदि मोदी जी या जेएनपीसी वाले वो भी है, उनके मन में ईमानदारी होती तो उनको इस काबिल बनाते कि वो प्रधानमंत्री के पद को वो सुशोभित करते। तो खैर, इनकी मानसिकता को हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय बहन हैं बहुत अच्छे तरीके से इनको पहचाने भी और इनको शिकस्त भी दी, ताकि ऐसी हरकत करने वालों की आदत को छूट जाए। जैसे भी हो, भारतीयता का माहौल कितना जरूरी है ये सभी हमारे भारतीय भाई बहन विशेष करके जिनको इस मुल्क की चिंता है वो जरूर सोचते होंगे। और इसमें खुशी की बात है कि हमारे भारतीय भाई बहन देश के कोने कोने से इस सोच में शामिल हो रहे हैं, इस सोच को मजबूत कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात। और शायद एक कोई तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन करें भाई ये संदेश हमारे इन क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है। तो थोड़ा सा मैंने जो अनुरोध किया है ना कि
थोड़ा सा जो हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं तमिल और या तेलुगु वगैरह उसमें भी इसका अनुवाद करके हमारे हर एक भारतीय भाई बहनों के पास पहुंचवाइए। ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारतीयता के माहौल को लाना जाए। देखिए अभी भारतीय जनता के पास साधन मैंने सीमित साधन की कमी है। साधन होता अब इन सबों के पास तो हजारों करोड़ का है और जो कि ये नया दल है तो नया दल के पास जो है साधन डोनेशन इत्यादि की बड़ी दिक्कतें रहती हैं। अब इसके विषय में हम उनको बोलना नहीं है कि ये सभी को मालूम है। तो वो काम हमारे जो हम साधन के द्वारा कर सकते थे वो काम हमारे भारतीय भाई बहन भी कर सकते हैं कि इनका जो है उनके अनुसार जो है उन भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद करके वो जन जन तक वो पहुँचाएँ हैं और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के पास पहुँचाएँ हैं। ये सबसे बहुत जरूरी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। कल के एपिसोड में वो व्यापारी जो गुजरात के थे जिनका नाम था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। अब देखिए मरफानी जो लगा है, देखिए ये भी कितनी सुंदर बात है। मरफानी, आडवाणी, लालानी, ये जो माने सिंधी कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन है, ये टाइटल वहाँ से आती है, चाहे वो इस्लाम आस्था के हों चाहे वो हिंदू सनातन आस्था के हों। जब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हैं, तो दो आडवाणी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी। और ये जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हैं, मान लीजिए मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ, तो मरफानी हो गए। अरे हम जो यूपीएससी का अपना जो बैच था संघ लोक सेवा आयोग का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, हमारे साथ का एक बैचमेट था, अपना साथी, उसका नाम था वो एमएच लालानी। पूरा नाम तो भूल रहा है लेकिन वो इस्लाम आस्था से था, उसका लालानी। बहुत ही नेक इंसान। और बहुत ही दुख की बात कि कुछ ही सेवा के बाद उसका ध्यान, वो साथी हमसे बिछड़ गया और ईश्वर को प्यारा हो गया। तो वो लालानी थे। तो लालानी, आडवाणी, मरफानी, ये जो हमारे जो सिंधी तबके के जो भारतीय भाई बहन हैं उनमें चलता है। उनमें ये देखा नहीं जाता है कि वो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन है या हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन। तो मरफानी जी जो जहाँ तक लगता है उसी तबके के होंगे। तो मरफानी जी कहाँ के थे? गुजरात के। गुजरात में एक क्षेत्र है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में एक जिला है राजकोट, राजकोट में एक कस्बा है, वो उसका नाम है धोराजी। लेकिन ये व्यापार इनका चलता था रंगून में। और जब इनको मैंने पता चला कि भाई कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में पैसे की आवश्यकता है, तो इन्होंने पूरा व्यापार को बेच करके वो 1 करोड़ रुपया हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के लिए दे दिया। ये बात हमने एक आध बार और बताई हुई है कि किसी एपिसोड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मरफानी जी से सवाल किया कि मरफानी जी आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी जीविका जरूरी है, आपका परिवार जरूरी है, अपने परिवार को अपने इस व्यापार को नष्ट करके आप ऐसा कर रहे हैं। देशभक्ति के जज्बे को जरा आप लोग देखिए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन मरफानी जी के देशभक्ति के जज्बे को देखिए। वो ये उनके इस सवाल के जवाब में मरफानी जी ने ये कहा कि नेताजी अब हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है? इतनी उदात्त देशभक्ति की भावना। उन्होंने कहा कि हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपके इसी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते हैं। और शामिल हो गए, वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही बन गए। वो व्यापारी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, मैं तो मेरा अनुरोध है
सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि ये इस व्यापारी का जो नाम है और इतना बड़ा जो देशभक्त बन गया, राष्ट्रभक्त बन गया और आज़ाद हिंद फौज का सैनिक बन गया, सभी लोग इसके नाम को याद कर लें। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, 5 अल्फाजों का नाम है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही प्यारा। तो मरफानी जी ने ये कहा कि नेताजी हमको इसकी क्या ज़रूरत है, अब हम भी आपके इसमें शामिल होते हैं। वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बन गए। तो जिस तरह आज जो है सबसे बड़ा जो है वो शौर्य और पराक्रम के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार या उपाधि दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, उसको बोलते हैं ये परमवीर चक्र, उसका नाम है परमवीर चक्र। तो आज़ाद हिंद फौज में भी सबसे बड़ी जो उपाधि थी तो वो था सेवके हिंद, वो था सेवके हिंद। तो पहला सेवके हिंद नेताजी ने जो है मरफानी जी को ही दिया। इसलिए भारतीय जनता का दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से अनुरोध करता है कि मरफानी जी की जो जीवन वृत्ति है, जो उनकी जीवन कथा है, उसके विषय में जरूर अध्ययन करें, जरूर जानें और वो सम्मान दें कि इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे वो कि अपना व्यापार भी नष्ट करके वो 1 करोड़ रुपया भी दिए और आज़ाद हिंद फौज में वो उसके सैनिक बन गए और पहला सेवके हिंद खिताब भी उनको दिया गया था। तो भारतीय जनता दल ये कहता है कि हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे व्यापारिक कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन मरफानी जी के विषय में जरूर अध्ययन करें और उनको अपना आदर्श माने, उनको आदर्श माने और उनसे सीख लें कि देशभक्ति को कैसे निभाते हैं और कैसे निभाते हैं। और कहने में गुरेज नहीं है, ये हालांकि ये मुकेश अंबानी और अडानी और जो लोग हैं इनके विषय में विशेष कुछ नहीं कहना, लेकिन मुकेश अंबानी हो, अडानी हो और वो लोग भी हो, इन बीजेपी के लोगों को, जेएनपीसी के लोगों को और पार्टियों को डोनेशन देना भी देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अंबानी लोग जरा आप समझिए, आपको सीखना ही है तो मरफानी जी से सीखिए, उनको आदर्श मानिए। बहुत बड़ा कल्याण आपका भी होगा और देश का भी होगा। कि यदि देशभक्ति निभानी है तो किस हद तक और किस कदर निभानी है, ये मरफानी जी ने इस आदर्श को स्थापित किया। तो मैं तो कहता हूं और भारतीय जनता दल कहता है कि मरफानी जी सिर्फ व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के ही आदर्श नहीं, वो इस मुल्क के आदर्श होने चाहिए कि एक व्यापारिक वर्ग होते हुए भी किस हद तक, किस सीमा तक देशभक्ति निभाने में कुर्बानी करनी पड़ती है और करनी चाहिए। ये सीख जो है हमको मरफानी जी से सीखने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये कहानी कैसे आएगी? जब सुभाष चंद्र बोस को ये जेएनपीसी वाले पृष्ठभूमि में रखेंगे तो मरफानी जी की बात कहाँ से आएंगे? ये बीजेपी वाले मोदी जी जो है, ये मोदी जी ये कहते फिरेंगे कि गुजरात जो मुख्यमंत्री थे कहते ये फिरेंगे और भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जो कि उनका मैंने जन्म तिथि जो है वो 23 जनवरी है, कि गुजरात का संबंध, बहुत गहरा संबंध जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से है। लेकिन इस तथ्य को जो है सामने नहीं लाएंगे। सिर्फ एक यानी मैंने इस्लाम आस्था
के विरोधी, इस्लाम आस्था के विरोधी एक भावना, या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, के कारण ही जो है न तो ये मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ बरफानी का नाम लेंगे, और यही नहीं, उसी गुजरात के ये थे एक मैंने भर्ती कराने के लिए, मैंने आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में जो भर्ती कराने के लिए एक भर्ती अधिकारी थे, यानी रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, उनका नाम था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी ने इनका नाम नहीं लिया। भारतीय जनता के दल को पूरा यकीन है सिर्फ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के कारण ही मोदी जी ने इन देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का और आज़ाद हिंद फौज के बहादुर सैनिकों का नाम नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी हमेशा एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट से वो काम करते हैं। और कोई कारण है तो बताएं। और सिर्फ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गूगल आप सर्च करिए, वो स्पष्ट करता है कि मोदी जी ने जानबूझ करके, डेलिबरेटली, कॉन्शियसली ये किया। और वो शख्स आज कहता है ऊंचे मन से सबका साथ सबका विश्वास। कैसे आएगा भाई, बताइए ना। कैसे आएगा? तो भारतीय जनता के दल जो है सिर्फ वहां से किसी को राष्ट्रपति बना दिया और उनकी दशा पर छोड़ दिया। इस्लाम आस्था से किसी को जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बना दिया, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उनको अपने दशा पर ही वो छोड़ दिया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ना आती तो देश जानता कैसे? इन जीएनपीसी वालों को देखिए ना, जीएनपीसी वालों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से इन ब्लॉक यानी थोक के भाव में वोट लिया, यानी जिसको कहते वोट बैंक की तरह सत्ता नसीन है, सत्ता का भोग किया और उनको सबसे गरीब रखा, सबसे बेरोजगार रखा। अमूमन सबसे अधिक माने गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक अशिक्षित, और कहीं कहीं तो जो है हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से भी बदतर स्थिति। और ऐसी स्थिति इसने भी ये कम्युनिस्ट जो पश्चिम बंगाल में है 35 से 38 साल तक जो है सबकी, मैंने चाहे हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या हमारे पिछड़े और उपेक्षित भारतीय भाई बहन, उनकी भी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं कम्युनिस्ट वाले। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ये बहुत हमदर्दी दिखाती है ना। ममता बनर्जी बहुत दिखाती है हमदर्दी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जो है, लेकिन जवाब दे कि तमाम खास करके कुछ बिहार क्षेत्रों से, वो पिछड़े इलाकों से तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के परिवारों से दिल्ली में आकर के घरों में, यानी वो क्या है कि घरों में उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी पत्नियां जो है आकर के घरों में वो नौकरी का काम करती हैं। तो ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि ये दशा बना दिया है हमारे, विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, कि वो हम वहाँ से भाग करके दिल्ली में जो है घर घर जो है वो नौकरी करने के लिए जो है, और उनकी बेटियाँ, और वो भी आबादी बढ़ा करके, मैंने शादी हुई, बच्चे पैदा किए, 2-4, फिर उसकी शादी, बस यही धंधा अभी इसी तरह ये जीवन देने के लिए ये टीएमसी वाले और जो ममता बनर्जी है, उनका जीवन सुधारने के लिए नहीं कि भाई परिवार छोटा रखो, 2-1 बच्चे रखो, उसको सम्मान की जिंदगी दो, और जो है पढ़ो लिखो, कुछ ऐसा नहीं। हमने सुना है कि कुछ लालीपाप वो बढ़ती रहती है। लालीपाप बांटने से नहीं,
जो तबके पिछड़े हैं, एक सुनियोजित योजना के तहत जो है कि एक तो उनका परिवार सीमित रहे, और वो जो भी बच्चे आए, जो भी मेहमान इस दुनिया में आए, वो एक सम्मान की जिंदगी जिए। इसको बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सरकारों को आना चाहिए। भारतीय जनता के दल में वो बराबर इसके विषय में अस्पष्ट है। और यही नहीं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जहां वो रहते हैं उन कॉलोनियों में आप जाइए, क्या दुर्दशा देखे ना। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, वो या तो इधर उधर जो है वो अपना वो गोली वगैरह की जो खेलते मिलेंगे, या जो खतरनाक किस्म के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो जहरीले जो माने जीवन के लिए जो खतरनाक उद्योग, उसमें लगे हुए बच्चे। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, गंदगी तो अलग से है। जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो पत्नियां हैं, जो महिलाएं, जो हमारी माने बहनें हैं, वो उस गंदगी को 24 घंटा वो झेलती रहती हैं। जो उनके मियाँ साहब हैं, हमारे जो भारतीय भाई हैं, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो भारतीय, वो तो काम धंधे के चक्कर में यानी बाहर में निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारी बहनें हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की, वो 24 घंटे झेलते हैं। इस तरह से तमाम दुखदायी चीजें हैं। लेकिन ये बातें कब आएंगी, जब आप कोई भी इन बातों के प्रति संवेदनशील होगा तो बहुत कुछ करने का। लेकिन उनको इस योग्य नहीं बनाएंगे। उनके तबके से एक राष्ट्रपति बना दिया, वोट बटोर लिया। हमारे आदिवासी क्षेत्र से एक राष्ट्रपति बना दिया, वोट बटोर लिया। इस तरह की जो घिनौनी, जो देश विरोधी माने ये हरकत है, ये हर हालत में बंद होना चाहिए। लेकिन वो हमारे कहने से तो बंद नहीं करेंगे। वो आप जब तक उनको नस्ल में नाबूद नहीं करेंगे और उनको पूरा पस्त नहीं करेंगे, तो ये इस तरह की हरकतों से वो कभी भी बाज नहीं आ सकते और ना आएंगे। अब देखिए, सबको इस योग बनाना है कि मतलब कि पिछड़ापन जो है किसी भी माने किसी भी पोजीशन, जो सामाजिक पोजीशन है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, अच्छा से अच्छा जो है वो वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, वो बने वहां से, तभी तो सम्मान मिलेगा। सिर्फ एक राष्ट्रपति बना दिया, उनको उनका अपनी दशा पे छोड़ दिया। उनको इस योग्य बनाना है, ये जरूरत है। अब जैसे मोदी जी बोल के आते हैं ना कि भाई कुछ लोग शॉर्टकट मारते थे, तो मोदी महोदय जरा आप भी बताइए, अभी तो शॉर्टकट मारते हैं। ये जो राशन बांट रहे हैं फ्री का, क्यों भाई? उनको इसी योग्य बनाइए कि उनको फ्री राशन देने की आवश्यकता ही न पड़े ना, तो वो नहीं करेंगे। शॉर्टकट आप भी मारेंगे और शॉर्टकट पर जो है आप जो उपदेश भी आप देंगे। ये तो है। तो और शॉर्टकट का माहिर तो ये है केजरीवाल। देखिए, ये इसका मुकाबला आप कर पाएंगे? वो शॉर्टकट का माहिर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा करता रहा केजरीवाल, तो ये दिल्ली को जो है वो श्रीलंका वो बना देगा, दिल्ली को भी बना देगा और पंजाब को भी बना देगा। तो बात तो सही है, फ्री का बांटेंगे, फिर वो घूम घुमाकर जनता के सिर पर ही वो जाता है। लेकिन जनता को सोचना चाहिए। और खासकर केजरीवाल हुए, जेएनपीसी हुए, वामदल हुए, ये सब झूठ और अफवाह फैलाने, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और हमारे जो है हमारे ये भारतीय भाई बहन भी उनके झूठ और झांसे में आ भी जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक जगह गए थे और बाद में पता चला कि एक व्यक्ति जो है वो केजरीवाल का माने भक्त है और वो हमेशा वोट करता रहता है। जब उससे पूछा गया कि भाई
तुम्हारे जो तुम्हारी एक जो आधारभूत या मौलिक आवश्यकता है कि कम से कम जो मेडिकल सुविधा या चिकित्सा की सुविधा के लिए जो है मोहल्ला क्लिनिक, जिसका वो केजरीवाल जो है बहुत वो ढिढोरा पीटता है, तो वो मोहल्ला क्लिनिक जो है आपको आपके लोकेलिटी में, आपके स्थानीयता में, आपके मोहल्ले में वो नसीब हुआ कि नहीं मोहल्ला क्लिनिक। तो वो तुरंत मैंने वो जानता था कि इस तरह की बात तो नहीं हुई, तो तुरंत उसका बहाना जो कि आम आदमी पार्टी वालों ने उसके दिमाग में ठूसा हुआ था कि अरे मोदी जी जो है कुछ वो केजरीवाल को करने देते ही नहीं, सारी पावर ले ली है। तो हमने सवाल किया कि जब आपको ये पता है कि इसके पास कोई पावर नहीं है और नहीं इसके पास कोई पावर है, मैंने जैसा कि आप कह रहे हैं, हालांकि उसमें सत्यता नहीं है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसके पास कोई पावर नहीं है और मोदी जी कोई काम, कोई अच्छा काम इसको करने देते नहीं हैं, तो ऐसे केजरीवाल को वोट क्यों किया? तो इसका जवाब उसके पास नहीं था। मैंने कहा कि जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, एक तो पुलिस, दूसरा है जमीन का, भूमि का जो प्रबंधन है, खास करके जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण इत्यादि जो है, ये जो है वो केंद्र के पास है, लेकिन बाकी है शिक्षा है, स्वास्थ्य है और ये परिवहन है, ट्रांसपोर्ट, इस तरह से तमाम विषय हैं, सैकड़ों विषय हैं, वो केजरीवाल के अधीन ही है, करना उन्हीं को है, और उसी में वो तमाम वो ढिढोरा भी पिटता है। हमने विश्व स्तर का शिक्षा व्यवस्था कर दिया, विश्व स्तर का मैंने जो है वो चिकित्सा व्यवस्था कर दिया, शिक्षा व्यवस्था कर दिया, हमने इतने स्कूल बनाए, सब जो है वो ढिढोरेबाजी। और उसका क्या वास्तविक चरित्र है इस गद्दार केजरीवाल का, कि यह देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करने वाला, खालिस्तानियों का क्या समर्थन करने वाला, यही तो इस देश का बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे देश विरोधी को यहाँ दिल्ली की जनता जो है वो, और उसी तरह की जनता है जो कह रही है कि भाई कि वो वोट तो दे दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता है, तो मोदी जी जो इसको केजरीवाल को जो है करने नहीं देते हैं। तो ये केजरीवाल झूठ बोलने में कहीं तो जीएनपीसी वालों से भी आगे है, बस सारा पैसा खर्च करता है विज्ञापन में और झूठ बोलने में। तो ये देश का अभिशाप है, लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हम इस केजरीवाल के विषय में आपको बताएं, उसको बेनकाब करें, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक केजरीवाल जैसे ताकतों को, जो कि खालिस्तानी समर्थक भी हो और भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे कन्हैया कुमार का समर्थक हो, और जो इतना ही नहीं, जो अपने जिसमें आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण थे, उनसे देश विरोधी जो है वक्तव्य दिलवाना, देश विरोधी वक्तव्य सब दिए थे ना योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, कि जब और वही देश विरोधी, वही देश के खिलाफ गद्दारी जो नेहरू ने किया था। नेहरू ने बोला था ना कि भाई, नेहरू तो उसकी साजिश ही कर रहा था। ये चीज बार बार जो है वो जानी चाहिए। तो
जो गलती जो है नेहरू गलती का जो गद्दारी किया था कि जो जिस जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया था और अंतिम और पूर्ण रूप से उसके विलय के कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए उसने क्या क्या साजिश नहीं किया, ये गद्दारी है उसकी, नेहरू की। तो उसी गद्दारी में ये उसने वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह या प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे। और ये वक्तव्य वो गद्दार नेहरू यूं ही नहीं दिया था, जानबूझ करके दिया था, जानबूझ कर साजिश के तहत दिया था। साजिश उसकी क्या थी कि उसको पता था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ये मेजॉरिटी है या वो बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी में है। तो जम्मू कश्मीर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में ये नेहरू की ब्रिगेड जो है उनको फुसला सकती है, बरगला सकती है, अपने झूठ और अफवाह का शिकार बना सकती है, जैसा कि आज भी हो रहा है। तो वो पाकिस्तान के पक्ष में हमारे जम्मू कश्मीर के में रहने वाले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में मैंने झूठ और अफवाह और उसके पक्ष में जो है बरगला करके पाकिस्तान के पक्ष में जो जनमत संग्रह जो है वो ला सकते हैं। और इस प्रकार जो है जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था उसको जो है पाकिस्तान के हवाले वो गद्दार नेहरू कर सकता है। ये मसला थी उसकी। नेहरू की गद्दारियों के विषय में यदि आप सोचेंगे तो आपका दिमाग जो है खौल उठेगा। तो किस कदर का वो गद्दार था ये वो नेहरू। तो खैर और यही नहीं, एक तो गद्दार था और दूसरा पूरा ब्रिगेड लगी हुई है उसकी गद्दारी के पापों को ढकने के लिए। हालांकि ये विषय थोड़ा सा भटक जाए लेकिन जान लीजिए, जी न्यूज वाला जो है बराबर इसके पहले वो था DNA जो प्रोग्राम उसका 9 बजे आता है जी न्यूज वाला पर। तो पहले वो चलाता था सुधीर चौधरी, और सुधीर चौधरी पता नहीं वो भगा दिया गया और शायद वो आतंक में फिट हो गया। जो सुधीर चौधरी भगाया गया जी न्यूज से वो आतंक में फिट हो गया। और आतंक की हालत तो आप जानते हैं, आतंक मतलब कि वो एक भारत विरोधी चैनल, भारत विरोधी इसलिए कि वह JNPC के ही पक्ष में और वो भी बड़ी सफाई से वो माहौल बनाता है। और इंडिया टुडे ग्रुप का वो चैनल है। और इंडिया टुडे ग्रुप का जो मुखिया है, जो प्रमुख है, उसका नाम है अरुण पुरी। और अरुण पुरी का जब पता करेंगे तो पक्का जो है चमचा मिलेगा JNPC का। तो ये फितरत है उनकी। तो यहां से निकला सुधीर चौधरी, जाकर वहां फिट हो गया इसमें आतंक में। तो सुधीर चौधरी जब भी नेहरू की बात आती थी तो वो बोलता था हमसे गलती हो गई, हमसे। अरे भाई सुधीर चौधरी आप तो थे ही नहीं, आपसे कहां गलती हुई? गलती क्या है? गद्दारी थी नेहरू की, लेकिन वो ढकने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता था। अब बनता था बहुत राष्ट्रवादी। उसी प्रकार उनके जो बाद में आने जो सक्सेसर आए हैं आपके रोहित शर्मा ने रोहित रंजन करके जो पहले साथ काम करता था इसमें इसी जी न्यूज का एक शाखा है वो जी हिंदुस्तान, तो शायद उसमें काम करता था। तो सुभाष चंद्रा जो है वहां से उठा करके ला करके यहाँ सुधीर चौधरी के स्थान पर रख दिया। तो वो रोहित रंजन महोदय कह रहे थे कि जब राष्ट्रपति बनना था तो इस नेहरू ने
राजेंद्र प्रसाद से झूठ बोला। मैंने रोहित रंजन के अनुसार ये था कि झूठ क्या झूठ बोला कि उनकी जो है सरदार पटेल से बात हो गई है और जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपति बनेंगे, ये सहमति हो गई है मानेंगे उनकी और सरदार पटेल की। इस तरह से झूठ बोला नेहरू ने वो राजेंद्र प्रसाद को। तो जब सरदार पटेल को मालूम हुआ तो तुरंत आकर उन्होंने इस झूठ की असलियत उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया। ये कहना था रोहित रंजन जो कि सुधीर चौधरी के स्थान पर वो आजकल चला रहा है जी न्यूज का DNA डेली न्यूज एंड एनालिसिस को चला रहा है। रोहित रंजन ऐसे तमाम इस तरह से पत्रकार हैं जो नेहरू की गद्दारियों को किस तरह से वो ढकते हैं। सिर्फ झूठ बोलना बोल करके बस उसके कर्तव्य की स्थिति हो गई। नेहरू इस देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का गद्दार है इस देश का, और ये प्रत्येक भारतीय भाई बहन का क्या कर्तव्य है कि इसको पहचाने नेहरू को कि किस लेवल का, किस स्तर का और किस हद तक ये जो है वो देश विरोधी था। ये वो किस हद तक वो भारत विरोधी था। उसके इस चरित्र को ढकने के लिए वो झूठ बोला, फलाने बोला। और यही नहीं, बीजेपी वाले क्या करते हैं, बीजेपी वाले जो है नेहरू के गद्दारी के पाप को ढकने के लिए उनके टैक्टिक्स जरा, उनकी चालों को जरा सुनिए और समझिए। बीजेपी के तत्व क्या करते हैं कि कहते हैं कि वो देश के साथ क्या क्या गद्दारियां किया, जिसके कुछ नमूने भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम, अच्छा इसे यूट्यूब की संख्या जो है करीब 1000 जो है वो होने जा रही है। और इसको जो है हमारे भारतीय भाई बहन देखते भी हैं। तो ये सब कहते हैं बीजेपी के लोग इसके विषय में, गद्दारी के विषय में नहीं कहेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएंगे, और खास करके चरित्रहीनता। अब चरित्रहीनता के विषय में हम भी जो है मर्यादा से बधे हुए हैं, तो उन शब्दों को हम कह नहीं सकते। उनके व्यक्तिगत जीवन और चरित्रहीनता नेहरू की, उसी में उलझा करके, उसी मानसिकता में उलझा करके ये बीजेपी के तत्व जो है, इस नेहरू ने जो क्या क्या गद्दारियां की हैं इस मुल्क के साथ, और क्या उसकी सोच थी, कितनी खतरनाक सोच थी, इसको ढकते रहते हैं। और उसी का पर्कुलेशन, उन्हीं आदतों का पर्कुलेशन जो है, ये रोहित रंजन जैसे लोग जो बैठे हैं, वो नेहरू की गद्दारियों को छुपाते रहते हैं। बस कि नेहरू ने झूठ बोला बस। तो बात हो रही थी कि जो गद्दारी नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे पर अंतिम प्रयास के रूप में किया, जो कि वक्तव्य दे गया कि भाई जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जन्म संग्रह प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे, तो उसकी मंशा अभी बताया गया था कि भाई वो कश्मीर को जो है पाकिस्तान के हवाले करना चाह रहा था। और वो जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, हो चुका था। तो ये केजरीवाल जो है वही गलती नेहरू की, और नेहरू की गलती से भी और आगे सब और आगे गद्दारी ये करवाया ये केजरीवाल इसी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा। कि क्या करवाया, तो ये वक्तव्य दिलवाया गया कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह होना चाहिए। तो इतनी बात इतनी बात की गद्दारी तो नेहरू ने भी किया था। जहाँ तक तो मैंने और वही बात जो इतने सालों के बाद ये प्रशांत भूषण और योगी यादव जो है वो केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के द्वारा इतनी बात ये कहलवाया है
केजरीवाल। ये प्रशांत भूषण और केजरीवाल जो है नेहरू की गद्दारियों से भी आगे बढ़े हुए। वो यहाँ तक कह दिए, लेकिन ये मंशा उसके मन में थी, ये इस तरह की मंशा उसके उस गद्दार नेहरू के मन में थी, लेकिन कुछ कारणों से, हो सकता है पता नहीं कौन कारण है, क्या पता नहीं यानी कौन से कारण उसमें रहे होंगे, वो अपने मन की बात वो बोल नहीं पाया। मन की बात क्या थी कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले या पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। ये उसके मन की बात थी नेहरू की, लेकिन वो कुछ कारणों से वो कर नहीं पाया। वही गद्दारी जो है केजरीवाल ने, यानी जो नेहरू नहीं कर पाया, वही गद्दारी केजरीवाल ने इस प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के द्वारा करवाया। और क्या लगवाया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। अब बताइए, इस कदर का जो गद्दार है, दिल्ली वाले उसको जो है कभी 70 में से 67, कभी 70 में से 66 देते हैं, तो कितना बड़ा अभिशाप, कितनी बड़ी ये राष्ट्रीय कलंक जो है ये लोग जो है दिल्ली के लोग, और जो दिल्ली के लोग प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे, तमाम IAS लोगों का गढ़, ब्यूरोक्रेसी का गढ़, इंटेलेक्चुअल्स का गढ़, उनकी दशा है कि इतने बड़े गद्दार को जो है कभी 70 में से 67, कभी 70 में से 66 मेले के साथ सरकार बनवा रहे हैं, और पंजाब में भी। इस अभिशाप को बड़ी बड़ी गंभीरता से देखना होगा, भारतीयता के माहौल को लाना होगा। यानी भारत के शत्रु जो है किस किस रूप में है, और इन भारत के शत्रुओं को कहाँ से समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता दल वो चिंता है, और इस चिंता में सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के जज्बे के साथ शरीक हों, और इन ताकतों को EVM मशीन पर, बूथ पर नष्ट में नाबूद करने के लिए वो निश्चित हों, सन्नद्ध हों। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसकी आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।